नमस्कार। सनातन जगत के इस श्रृंखला में चौथा पुष्प ने शिक्षा पर चर्चा किया, धार्मिक संस्थाओं पर चर्चा किया और ये शिक्षा और धार्मिक संस्था जो है वो हिंदू व्यक्ति के लिए क्या महत्व रखता है, ये हमने देखा। इसमें क्या बदलाव आने चाहिए, ये भी हमने सोचा, विचार किया। पर कुछ ऐसे भी नियम कानून बने हैं जो जिसको हम एक तरह से हिंदू पर्सनल लॉ कह सकते हैं। वो हिंदुओं के लिए कैसे डिस्क्रिमिनेटरी बन गया है, बनाया गया है और आगे चलकर ये कैसे हिंदुओं को अफेक्ट करेगा, एडवर्सली अफेक्ट करेगा, इस पर आज चर्चा करेंगे। देवेंद्र जी हैं हमारे साथ, स्वागत है। ये एक बहुत लंबी प्रकरण है। ये शायद एक बार में नहीं कंप्लीट हो पाएगा। हम 15 मिनट का ही रखेंगे उसको, तो हो सकता है कि ये अगली बार भी इसी विषय पर हमको चर्चा कंटिन्यू करना हो। देवेंद्र जी। प्रणाम दादा। जय जगन्नाथ जी। अब की इस चर्चा के जो अगले श्रृंखला में जो हम अगला अपनी बात कहने के लिए अगले विषय पर आए हैं, ये कि किस प्रकार से भारत में जब अंग्रेजों के माध्यम से ईसाई सत्ता आई और उस ईसाई सत्ता ने ये देखा कि भारत का जो सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है और उस ढांचे के अंदर जो हमारे धार्मिक मूल्य पूरी तरीके से उसमें रचे बसे हुए हैं और जब तक उन मूल्यों को वो छिन्न भिन्न नहीं करेंगे, उसको नहीं तोड़ेंगे, तब तक वो अपने लक्ष्यों में यहाँ पर सफल नहीं हो पाएंगे। भारत पर इस्लाम के आक्रमण के साथ में भी इस पक्ष के ऊपर जो इस्लाम को समझने वाले जो वहाँ का जो वर्ग था, उन्होंने भी इस पर ध्यान दिया, लेकिन उन दोनों के दृष्टिकोण में बहुत एक बड़ा भारी अंतर था। उन्होंने भारत के मूल सामाजिक संस्थागत ढांचे पर आघात वो नहीं कर पाए। उन्होंने हत्याएं की, उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने सब काम किया, लेकिन जो हमारी सोचने की जो क्षमता थी, सोचने की जो हमारी चिंतन की दृष्टि थी, उसको वो नहीं बदल पाए। और ये बात ईसाई अंग्रेजों ने बहुत ढंग से समझी और उन्होंने ऐसे पक्षों को लेकर आना और उन पक्षों के माध्यम से ये स्थापित करना, ये ख्यापित करना कि वो हिंदू समाज की जो अंतर्निहित बुराइयां हैं उनको सुधार करने का काम कर रहे हैं। यानी आप देखेंगे कि जो औपनिवेशिक सरकार का जो लक्ष्य था और एक ईसाई मिशनरी का जो लक्ष्य था कि वो भारत को सभ्य बनाने के लिए आए हैं, जो व्हाइट मैन्स बर्डन करके कही है जो बात, तो यही काम सरकार कर रही है। मैं इस चर्चा के इस पक्ष पर नहीं जाऊंगा कि वो चीजें सही हैं गलत हैं, लेकिन उन लोगों ने ये काम करके भारत के समाज में उसकी सांस्कृतिक मान्यताओं में, उसकी धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप किया और उसमें हमारे जो परिवार को, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, उसको किस तरीके से उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया। पहला हम राजा राम मोहन रॉय के माध्यम से देखते हैं कि उन्होंने कुछ विषय चुने, सती का विषय चुना, विधवा विवाह का किया, बालिकाओं की शिक्षा का किया। इसमें हम एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझें इस बात को कि अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा, भारत के अंदर ज्ञान, भारत के अंदर जो संस्कारीकरण का जो पक्ष था, उसको उन्होंने पहले छिन्न भिन्न किया, उसको तोड़ा उन्होंने।
अब इस बारे में बहुत साक्ष्य प्रमाण उपलब्ध हैं जो ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में साक्षरता की दर कितनी थी, और कथित रूप से जो आज जातीय समुदायों की बात की जाती है, उन जातीय समुदायों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। तो पहले उन्होंने उसको छिन्न भिन्न किया, उसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद में उसमें से विषय निकाले, और विषय निकालने के बाद में लगभग 100 वर्षों के कालखंड में उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि हम तो ये सुधार कर रहे हैं। वो सुधार थे नहीं थे ये एक अलग चर्चा है, लेकिन उन्होंने अपना एक आधार तैयार कर दिया, ऐसा प्रस्तुत किया कि हम तो ये करने के लिए ही आए हैं, और इसके किए बिना हिंदू समाज का कल्याण नहीं है। और हिंदू समाज के का भी जो नेतृत्व था उसने भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से ये स्वीकार कर लिया कि नहीं, ये सब हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए शारदा एक्ट आता है जो हमारे विवाह के संबंधी जो आयु वाला पक्ष है उसको लेकर काम करता है। उससे पहले जैसे मैंने बताया कि सती, विधवा पुनर्विवाह, बालिका शिक्षा, इन सबको लेकर भी उन्होंने काम किया, जो कि एक वास्तव में भ्रम जाल खड़ा किया कि ये है, और उसके बाद में दूर करने का उन्होंने किया। वो उनका एक लक्ष्य था कि हमें हस्तक्षेप करने वाला बनना है। इसमें और आगे जब 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद में फिर पुनः इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हुई, क्योंकि उस समय में जो भारत की चुने हुए लोग जो असेंबलीज के अंदर गए, उन्होंने इस पक्ष को जो है वो और आग्रह से उठाना शुरू किया। इसीलिए बहुत आरंभ के अंदर संपत्ति के कानून, जो पारिवारिक संपत्ति का, जो हिंदुओं के अंदर संपत्ति परिवार की है, उसको लेकर उन्होंने हस्तक्षेप किए। 1937-38 के अंदर महिलाओं के संपत्ति में अधिकार को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, जबकि हमारे यहाँ पर महिलाओं का अधिकार जो है धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से हमेशा से रहा है, पहला रहा है। बल्कि इसकी जो धार्मिक सांस्कृतिक और उसके जो कानूनी पक्ष हैं उस पर, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, मैं उसमें नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ये उन्होंने एक बहस खड़ी कर दी और ये बताया गया कि महिलाओं के अधिकार तो हैं ही नहीं, और हम ये जो हस्तक्षेप कर रहे हैं ये उसको सुरक्षित करने के लिए कर रहे हैं। और उसमें जब चर्चा आई तो उस समय में 1938 के अंदर जो हिंदू लॉ कमेटी थी उसने एक बात कही थी कि हमें इसके लिए वी नीड टू ब्रिंग बेटर प्लान एंड कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। अभी जो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की बात उस समय जो कही गई, उसके अंदर और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि यही कमेटी को 1944 के अंदर भारत की सरकार, तत्कालीन भारत सरकार ने उसको फिर से बनाया, और वहां पर हिंदू कोड बिल की बात आती, यानी कि 1937-38 की ये कि हिंदू समाज के अंदर एक व्यापक कानूनी सुधारों की आवश्यकता है, ये तब आती है बात, और 1944 के अंदर उसको दोबारा से किया जाता है, जो कि अपनी रिपोर्ट हिंदू कोड बिल बनाकर 1947 में देती है। और यही हिंदू कोड बिल, क्योंकि उस समय में जो हमारी संविधान सभा थी और उसके साथ में जो असेंबली का जो दौरा काम था वो जब पूरा हो गया, संविधान आ गया, और उसके बाद में जो देश के अंदर उस हिंदू कोड बिल को लेकर जो बहुत तेजी से उसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई, सभी कि कांग्रेस के अंदर भी उसके बारे में जिसको हम ये कहें कि वो सहमति नहीं थी, एक जैसा पक्ष नहीं था इन सारी चीजों के बीच में। तो उस हिंदू कोड बिल का जो विरोध हुआ, उस विरोध के बाद में नेहरू ने, जो कि एक अपने आप के अंदर कम्युनिस्ट थे, एक तरह से छद्म मैं उनको कहता हूँ, वो छुपे हुए कम्युनिस्ट थे, वो एक अपने आप को जिस तरह से प्रस्तुत करते थे, और उन वास्तव में वो एक ऐसे थे जो कि हमारे समाज की मान्यताओं को, हमारे समाज का जो एक सहस्त्रों शताब्दियों का जो हमारा इतिहास था उसके विरोध में खड़े हुए एक व्यक्ति थे। तो उन्होंने उस समय प्रतिरोध को देखते हुए उस हिंदू कोड बिल को छोटे छोटे कानूनों के अंदर बदला। अब यहाँ पर एक प्रश्न मैं उठाना चाहता हूँ, ये प्रश्न अलग अलग ढंग से भी ये निकल कर आना शुरू हुआ, हमेशा से ये प्रश्न आगे आना, निकल कर आना शुरू हुआ अलग अलग ढंग से, पर इस प्रश्न के साथ में एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर क्या स्वतंत्र भारत का हिंदू समाज जो था, क्या वही प्रतिगामी था? क्या उसी के अंदर सारी बुराइयां थी? और उन सारी बुराइयों को ठीक करने का जो एक अधिकार जो उस समय सरकार ने लिया,
और जो कि स्वतंत्र भारत में होने के बाद में उसके संवैधानिक प्रबंध किए गए, व्यवस्थाएं की गई, क्या वो सारी के सारे नियम बाकी समाजों, बाकी समुदायों के ऊपर, जो धार्मिक समुदाय थे उनके ऊपर लागू नहीं होते? तो जो 1955 के अंदर, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि वो सुधार कैसे थे, कैसे नहीं, मैं उसकी चर्चा में नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही बात को यहाँ पर कर रहा हूं कि किस प्रकार से हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंदर भेदभाव है हिंदुओं के साथ में, कि वो हिंदुओं के साथ तो हस्तक्षेप करता है, उसकी पारिवारिक, उसकी सामाजिक, उसकी सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ तो हस्तक्षेप करता है, किंतु वो वही हस्तक्षेप उसी सुधार, उसी विकास, उसी प्रगतिवाद के नाम पर वो इस्लाम और ईसाइयत के साथ में वो हस्तक्षेप नहीं करता। वहां पर वो उनको ये विशिष्ट विशेषाधिकार देता है कि आपके साथ में किसी प्रकार का कोई भी इस तरह का भेदभाव नहीं होने वाला है, आप सुरक्षित रहिए। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर ये बात कह दी जाती है, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बार बार इस दृष्टि से आता है, और बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो कुछ जजेस, जैसे न्यायाधीश, जो भारतीय परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, या जो परिस्थिति जन्य ऐसी स्थितियां बनी जिसमें कि उनको ये बात कहनी पड़ी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आपको स्वीकार करना चाहिए, सरकार को उस पर काम करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको 2 मिनट के अंदर ये बात बताता हूँ कि जब 2016 के अंदर जो वर्तमान सरकार है, उसने जब इस बात को लेकर रखा ये विषय कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लॉ कमीशन को ही दिया गया, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर निर्धारित प्रक्रिया है, इसकी जो विधिवत प्रक्रिया है उसके लिए, तो लॉ कमीशन इस बात पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर काम होना चाहिए, उसने इस पूरे विषय को उलझाकर इस दिशा में लेकर गए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अभी मत करिए, आप तो पहले हिंदू समाज के अंदर यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं है, पहले उस पर बात करिए। यानी हम देखें तो हमारे यहाँ का संस्थागत स्वरूप इस तरह का है कि यदि सरकार, संसद भी चाहे तो हमारे यहाँ पर अन्य संस्थाएं ऐसी हैं जो कि उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के विरोध में खड़ी हैं। यहाँ पर ये बड़ा प्रश्न समाज में उठना चाहिए, और इस प्रश्न के में फिर मेरा बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि ये प्रश्न जो उठने चाहिए, उस प्रश्न के साथ में ये भी होना चाहिए कि हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं में ऐसे भेदभाव क्यों हैं कि वो हिंदू समाज की स्थापित मान्यताओं को तो एक झटके के अंदर तोड़ देता है। चर्चा भी नहीं होती है, चर्चा के लिए जो अधिकारी, आचार्य, गुरु परंपरा है, संप्रदायों की परंपरा है, उनसे कहीं पे चर्चा की कोई व्यवस्था नहीं है। किंतु उसकी तुलना में जब हम कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को देखते हैं, वहां पर किसी भी दृष्टि से वहां पर बात नहीं जाती है, और यदि बात करी भी जाती है तो किस तरीके से उसके अंदर अवरोध खड़े कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक संस्थागत जो भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्यों भारतीय समाज में इस तरह का भेदभाव संविधान के माध्यम से ही किया जा रहा है, जहां पर कुछ समुदायों के साथ में विशेष जो है वो उपबंध लाए गए, विशेष उनको अधिकार दिए गए, वहीं जो बृहत्तर हिंदू समाज है उसकी स्थापित मान्यताओं के साथ में निरंतर छेड़छाड़ रखी गई। ये एक बड़ा प्रश्न है। इस बड़े प्रश्न के जो सांस्कृतिक धार्मिक महत्व हैं, उन सांस्कृतिक धार्मिक महत्वों के आधार पर संविधान में यह प्रश्न खड़ा करना चाहिए कि संविधान में इस तरह के विभेदकारी उपबंध क्यों हैं, जिससे कि आप हिंदू समाज की सहस्राब्दियों से चले आ रहे उनकी मान्यताओं, उनकी आस्थाओं के ऊपर आप संकट खड़ा कर रहे हैं। ये हिंदू समाज को ये प्रश्न बड़े व्यापक तरीके से उठाना चाहिए। जय जय। धन्यवाद देवेंद्र जी। शुरुआती तौर पे ये आज का जो चर्चा है ये हम सबको प्रेरित करेगा इस संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, और हम चाहेंगे कि
अगले 1 या 2 एपिसोड्स में आप इस पर और गंभीरता से बात करें, विस्तार से बात करें, जिससे कि जो हमारे समाज के नवयुवक हैं और जो जिनको जिनको जानने नहीं दिया गया है कि इतिहास में भेदभाव कैसे किया गया, तो इसको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। भेदभाव को हम ख़त्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये तो एक बात है, बट क्या हमें पता है कि हमारे साथ कैसा भेदभाव हो रहा है? तो जब भेदभाव हमें पता ही नहीं है तो उसका अंत करने का कोई प्रयास हो ही नहीं पाएगा। तो कम से कम ये जो जागरूकता है, ये अगर हम ला सकते हैं लोगों में, तो कुछ संस्थाएं जो निरंकुश अपना कार्य किए जा रहे हैं, उस पर कम से कम लोगों का प्रश्न चिन्ह लगेगा, और यही समाज की प्रगति का एक चिन्ह है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।